फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म, इनकी बीच की सीमा रेखा के बारे में बात करने के लिए इस सत्र में मुझे कहा गया है। वैसे तो माननीय इंद्रेश जी ने, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, निरंजन सरस्वती जी ने, मोनिका जी ने फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए बता दिए। तो मैं कहूंगा कि फंडामेंटल्स करेक्ट हो जाए तो फंडामेंटलिज्म भी टेररिज्म को खत्म कर सकता है। प्रॉब्लम यहां पे है कि फंडामेंटल्स और फंडामेंटल का इंटरप्रिटेशन ही गलत है। 3 शब्दों का प्रयोग होता है और मैं मेरा पूरा कम से कम शब्दों में पूरा 3 ही शब्दों पर रखूंगा, फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म एंड टेररिज्म। 5 जो तत्व भारत के मोनिका जी ने अभी बताए वो भारत के फंडामेंटल्स है। वो मानने के बाद आपकी उपासना पद्धति कोई भी हो, मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति टेररिज्म के रास्ते पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि जिन तत्वों की बात मोनिका जी ने कही, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भारत ने दुनिया को एक यूनिक चीज दी है, जिसको पहले भी कहा गया, इंद्रेश जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि यहां पे एक्सेप्टेंस की बात होती है, रिस्पेक्ट की बात होती है। लेकिन उसको आज की परिभाषा में यदि टर्मिनोलॉजी के वाइज यदि जस्टिफाई करना है तो मैं कहूंगा कि यूरोप ने पूरे विश्व को जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दी, 1 पर्सन 1 वोट। अमेरिका ने उसको और आगे लेकर गए और अमेरिका ने उसमें और एक बात जोड़ी जिसको ब्रॉडली कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू चूज हिज और हर प्रोफेशन, बिजनेस, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन ये दोनों संकल्पनाएं नहीं थी तब से भारत में एक अनोखी चीज थी जो पूरे विश्व को दी, और मैं मानता हूं वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी थी। भारत अकेला ऐसा देश है, और यदि हमें मानवता की और शांति की बात करनी है तो भारत के उसी रास्ते पर पूरे विश्व को चलना होगा। और वो केवल भारत का रास्ता इसलिए नहीं, किसी पर थोपना है इसलिए नहीं, वही रास्ता है कि वो एकत्व को समझता है और फिर भी विविधता को मानता है। वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का है जिसमें मुझे अपना ईश्वर चुनने का अधिकार है, ईश्वर के पास पहुंचने का कौन सा रास्ता हो वो पता करने का अधिकार है, नया ईश्वर गढ़ने का अधिकार है उन ईश्वरों को नकारने का अधिकार है, अपने आप को ईश्वर घोषित करने का अधिकार है, और मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं ये भी कहने का अधिकार है, और फिर भी मैं उसी मानव धर्म के रास्ते पर चलता हूं ये भी कहते रहने का अधिकार है। उसके वजह से गवर्नर साहब ने जैसे कहा कि कोई ब्लैस्फेमी का केस मुझ पर नहीं चलता या उसके कारण मेरी हत्या नहीं होती। फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म किस कॉन्टेक्स्ट में है, हमको आज यदि हम अफगानिस्तान और तालिबान के संदर्भ में बात करते हैं तो हमको यह ध्यान में रखना होगा कि फंडामेंटल्स गलत होते हैं जब कॉलोनियलिज्म के आधार पर आपके फंडामेंटल्स को ही गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। आप ये मानकर चलिए, आप यदि 1920 से लेकर 1947 तक की सारी हिस्ट्री के ओरिजिनल पन्ने खोलकर देखेंगे तो कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर एक ऐसा खड़ा हो जिसके कारण कॉलोनियलिज्म का, ब्रिटिशों का जो षड्यंत्र था वो उनके जाने के बाद भी कायम रहे। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन उनके कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहे, उसका एक षड्यंत्र रचा गया। उसका अगला पन्ना जो था, जो जनरल वीके सिंह साहब ने कहा, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि 1979 के बाद अफगानिस्तान में रशियन फौजें आने के बाद, सोवियत यूनियन का आक्रमण होने के बाद जो अमेरिका ने किया, हमेशा से दूसरों की भूमि को एक स्ट्रेटेजिक भूमि के रूप में यूज करना, और उसके कारण फंडामेंटल्स जो थे वो भी चेंज हो गए।
इसके साथ तीसरा डायमेंशन जुड़ गया। अभी 2017 की एक रिपोर्ट है, मैं सबसे आग्रह करूंगा, उस फंडामेंटल पर बहुत बार हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं अफगानिस्तान पर, टेररिज्म पर लगभग 2002-3 से काम करता रहा हूं। एक बहुत बड़ी इस टेररिज्म के फंडामेंटल्स में उसकी एक इकोनॉमी है। 2017 में यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज की एक रिपोर्ट है, एम्स्टर्डम से निकाली हुई, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जरूर सब लोग पढ़े। हराम मनी फॉर हलाल कॉज, रिपोर्ट का ही नाम है। और इसमें इस टेररिज्म के पीछे और इस्लामिक जिहादिज्म के नाम पर किस तरह का नार्को टेररिज्म चल रहा है, उसका एक तरीके से, वो पूरी तरीके से वो रिपोर्ट जो है वो आंखें खोलने वाली है। और दुर्भाग्य से इसका जो केंद्र है वो केवल अफगानिस्तान तो बना ब्रिटिशों के कारण, वो केंद्र बना क्योंकि उस समय वेलेस्ली को आवश्यकता थी, उसका मोनोपोली थी, उसकी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी जो अफीम का एक्सपोर्ट करती थी, इसलिए उसने अफीम को इल्लीगल कर दिया। मतलब आप इल्लीगल हो, आप खेती करते रहो, आप बेच नहीं सकते। केवल मैं बेचूंगा, पूरे विश्व में मैं बेचूंगा, यूरोप में, अमेरिका में मैं सप्लाई करूंगा, उसकी कमाई भी मैं करूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर रहते हुए वेलेस्ली अफीम की खेती का सारा प्रॉफिट अकेला कमाता रहा। उस पर पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में केस चला है। उस केस के प्रोसीडिंग जरा पढ़ लीजिए, आपको अफगानिस्तान की समस्या समझ में आ जाएगी। लेकिन इस ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क है, जो लाओस और म्यांमार से होकर भारत के नॉर्थ ईस्ट के रास्ते, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब होते होते आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहुंचता है, इसके रूट्स यदि आप देखेंगे तो आपको लगेंगे, ध्यान में आएगा कि फंडामेंटल्स कहां गलत हुए हैं। इस टेररिज्म की इकोनॉमी को जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक ह्यूमैनिटी और पीस का रास्ता नहीं खुल सकता। सोच बदलना एक है, उस सोच के पीछे जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जो व्यवस्थाएं खड़ी हुई है, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे सारा स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स हो और उसके पीछे की इकोनॉमी हो, इन तीनों को ब्रेक किए बिना, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूं और पत्रकार रहते हुए भी वो मेरा कोर डिसिप्लिन रहा है। मेरा यह मानना है कि फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में फंडामेंटल्स चेंज होने की आवश्यकता है। आज तालिबान के टेक ओवर को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये तालिबान का टेक ओवर जो है, इसके 3 प्रमुख क्राइसिस है जो हमारे सामने डेमोक्रेसी से जुड़े हुए जो भी वैल्यूज हैं उनको फंडामेंटली चेंज करता है, चैलेंज करता है। एक थियोक्रेटिक स्टेट का ऐसा मॉडल जिसने अमेरिका के वॉर ऑन टेरर के नाम पर लिबरल डेमोक्रेसी के मॉडल को पराजित किया। क्या यह टेम्पलेट आज पूरे विश्व में एक्सेप्टेबल होगा? यह सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, इसके आधार पर जो माइनॉरिटीज, वुमेन और अन्य तरह के तालिबान के विचार से किसी भी तरह का इत्तेफाक न रखने वाले लोगों की, और इवन उससे पहले का जो अफगानिस्तान में रेजिम था उसका समर्थन करने वाले लोगों का भी अफगानिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या इस तरह का रेजिम आने वाले समय में एक आइडियल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बनेगा? और तीसरा, यदि यह मॉडल है तो इसका इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म क्या केवल बंदूक के आधार पर होगा? मुझे लगता है इस तालिबान के मॉडल के पीछे की सोच जो इवॉल्व हुई, पहले तो हुई कम्युनिज्म के विरोध में, 1990s आते आते वो कम्युनिज्म की तरफ जो बंदूकें तनी हुई थी वो अमेरिका के खिलाफ तन गई।
अमेरिका के विड्रॉल के बाद वो कभी भारत के खिलाफ मुड़ेगी, कभी इजराइल के खिलाफ मुड़ेगी, और शायद उसमें भी कुछ सफलता मिल गई तो फिर वो अपने ही लोगों के खिलाफ मुड़ने लगेगी, क्योंकि यह बंदूक चलाने की और बंदूक के नोक पर शासन करने की जो मानसिकता है उसको चैलेंज अंदर से आना चाहिए। मैं मानता हूं कि फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म के बीच का जो ये रिश्ता है, जो रेडिकलाइजेशन के थ्रू जाता है, उसमें मजे की बात देखिए, एक जमाने में ब्रिटिशों ने भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट इन शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन वो अभी ये जो नया शब्द है, जिसका खास करके आप साउथ ईस्ट एशिया में और यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है, वो है रेडिकलिज्म एंड रेडिकलाइजेशन एंड डी रेडिकलाइजेशन। सवाल यह है कि कौन से फंडामेंटल्स को डिस्टॉर्ट करते हुए आप समाज में रिग्रेसिव पोजीशन लेते हो और जिसके आधार पर हिंसा के इंस्ट्रूमेंट को आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करते हो, तब वो टेररिज्म बन जाता है। तो फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म और टेररिज्म, इसका रिश्ता जो है वो हमें ठीक से समझना पड़ेगा। फंडामेंटल्स डिस्टॉर्ट होते हैं तो रेडिकलिज्म फैलता है, रेडिकलिज्म फैलता है तो वो टेररिज्म यानी हिंसा के आधार पर राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति का जस्टिफिकेशन करता है। इस आपस के रिश्ते को समझने के लिए आज अनफॉर्चुनेटली यूरोप के पास, अमेरिका के पास कोई भी इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है, और इसीलिए वो उसका उत्तर भी ढूंढता है तो वो काउंटर टेररिज्म के रूप में ढूंढता है, वो वॉर ऑन टेरर के रूप में ढूंढता है। इसका उत्तर यदि कोई दे सकता है तो वो भारत की भूमि दे सकती है, क्योंकि भारत के पास स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है। उस स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के आधार पर फंडामेंटल्स को क्वेश्चन करना, फंडामेंटल्स ठीक होंगे तो रेडिकल होने के बाद, मतलब जो सब में यही मानता है कि मुझ में भी ईश्वर है, वो आप में भी ईश्वर है, वो फंडामेंटलिस्ट हो जाएगा तो वो शांति फैलाएगा, वो कभी भी हिंसा नहीं फैलाएगा। लेकिन फंडामेंटल्स यदि रॉन्ग है तो वो किसी भी बात पर हिंसा फैला सकता है, वो किसी भी चीज का बहाना बना सकता है। चाइना को अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाने के लिए बहाना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का रूल बना रहे, ये फंडामेंटल है। सीसीपी इज ऑलवेज राइट एंड सीसीपी जनरल सेक्रेटरी इज ऑलवेज राइट, ये फंडामेंटल है, उसको जस्टिफाई करना है। मुझे लगता है कि हम जो फंडामेंटल्स आज बताए गए, उन फंडामेंटल्स के आधार पर यदि हम रेडिकलिज्म को काउंटर करने की कोशिश करें, सही फंडामेंटल्स, भारत के जो मूल फंडामेंटल्स है, भारत के संविधान के जो मूल फंडामेंटल्स है, भारत की सभ्यता के जो मूल फंडामेंटल्स है, जिस भारत ने, अभी मोनिका जी ने उदाहरण दिया ब्रूनो का, गैलीलियो का, कोपरनिकस का, सबको एक पुस्तक को क्वेश्चन करने के लिए सजा भुगतनी पड़ी। क्यों? क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि पृथ्वी केंद्र है, पृथ्वी सूर्य के सूर्य जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, एंड द अर्थ इज फ्लैट। उसको क्वेश्चन किया, किसी को जान जानी पड़ी, विषप्राशन करना पड़ा, किसी को जेल में रहना पड़ा। भारत के मैं हर प्रांत में गया हूं, हर बार विद्यार्थियों से क्वेश्चन करता हूं कि भाई आप भी अर्थ का अध्ययन करते हो, अपने किताबों में करते हो, भारत के अलग अलग भाषाओं में करते हो, उसको क्या कहते हो? तो वो कहते हैं ज्योग्राफी। तो मैंने कहा ये तो अंग्रेजी हो गया, आप अपनी भाषा में क्या कहते हो? भारत की भाषा में ज्योग्राफी इस शब्द को दूसरा कोई शब्द नहीं है, एक ही शब्द है, भूगोल। पृथ्वी गोल है, 3000 वर्ष से कभी भी कंफ्यूजन नहीं था। गोल है, यूनिवर्स इज सर्कुलर, इसके बारे में भी कभी कंफ्यूजन नहीं था। और आर्यभट्ट के समय से कम ये दो शब्द लगातार प्रयोग हो रहा है।
और तथाकथित मॉडर्निटी और मॉडर्निज्म की शुरुआत जिस रैशनैलिटी से हुई, उसका फंडामेंटल क्वेश्चन यह था कि पृथ्वी गोल है या सपाट है। जिसका साइंटिफिक टेम्परामेंट कहा गया, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट का यह फंडामेंटल क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि यह जो द्वंद्व की बात कही, यह द्वंद्व केवल इतना ही नहीं है मोनिका जी, यह केवल बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का नहीं है। यह मूल सोच है बाइनरीज की, जो मैन वर्सेस वुमन सोचती है, जो इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी सोचती है, जो ह्यूमन बीइंग वर्सेस नेचर सोचती है। प्रकृति पर विजय पाना ही मानव का धर्म है, यह मानकर तथाकथित आधुनिकता की शुरुआत हुई। ये हम भी हो सकते हैं, ये भी की जो संकल्पना है, इसके आधार पर हम ही के जगह हम भी, तो मुझे लगता है हमारे फंडामेंटल्स भी ठीक होंगे, रेडिकलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, और रेडिकलाइजेशन नहीं होगा तो टेररिज्म भी नहीं होगा। हिंसा के आधार पर जीवन की कोई समस्या का आज तक हल नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अहिंसा का एक तरीके से हम पर्दा डालकर हिंसा के रास्ते को, क्योंकि उनका उद्देश्य भय फैलाना और उस भय के रास्ते अपने राजनीतिक उद्देश्यों को सफल करना है। मैं मानता हूं कि ये जितनी स्ट्रेटेजिक लड़ाई है, जितनी पॉलिटिकल लड़ाई है, उतनी ही इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल लड़ाई है। आने वाले समय में हम फंडामेंटल्स पर यदि रेडिकलाइज्म एंड टेररिज्म की आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करते हैं, सही फंडामेंटल्स के साथ आर्गुमेंट खड़े करते हैं, भय से बिना, उससे विड्रॉ किए बिना, उससे भागे बिना, जिन फंडामेंटल्स की बात आज हमने पहले सत्र में सुनी, उन फंडामेंटल्स के आधार पर भारत के मूल तत्वों को विश्व के सामने रखते हैं, तो आने वाले समय में रेडिकलिज्म और टेररिज्म को हम ठीक कर सकते हैं। प्री कंडीशन यह है कि फंडामेंटलिज्म के फंडामेंटल्स ठीक हो, वो सनातन मूल्यों पर आधारित हो, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः के हो। उन फंडामेंटल्स की तरफ जाने की प्रेरणा आज के सारे चिंतन से हम सबको मिले, यह प्रार्थना करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।